हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्री ऑफ मेटल कार्बोनाइल। अगर हम सिमेट्री ऑफ मेटल कार्बोनाइल की बात करें तो किसी भी मेटल कार्बोनाइल की सिमेट्री जो होगी हम किसके थ्रू देखेंगे, नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ आईआर बैंड हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी आईआर बैंड है और उनकी क्या इंटेंसिटी है हमारे पास। ठीक है, सिंपल देखो, हम क्या कहते हैं कि जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मेटल कार्बोनाइल में जब स्ट्रेचिंग होती है तो वहाँ से उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या फिर हम ये कहते हैं, जैसे लास्ट बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि बैक बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेचिंग में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है हमारे पास। तो वहीं से हमें क्या मिलते हैं, हमें पता चलता है कि कोई भी हमारा कंपाउंड है वो कितने आईआर बैंड दे सकता है और किस इंटेंसिटी के वो बैंड हमें मिलेंगे वहाँ से। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, किसी भी मेटल कार्बोनाइल की अगर हमें स्ट्रक्चर पता करना है तो हम वहाँ पर किसके थ्रू करेंगे, आईआर के थ्रू। करते क्या है, नॉर्मली हम किसी भी सिंथेसाइज मेटल का कोई भी मेटल कार्बोनाइल हम लेंगे और उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। और जब हम डिटेक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें अलग अलग इंटेंसिटी की कुछ पीक्स मिलेंगी और उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। और वहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पर बैंड दे रहे हैं, इंटेंसिटी शो कर रहे हैं, और उनके थ्रू हम वहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल कह सकते हैं कि जो आईआर है हमारे पास, इंफ्रारेड जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे सबसे पहले तो कि कोई भी जो कंपाउंड है हमारा वो आईआर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है हमारे पास। ठीक है, आईआर एक्टिव या इनएक्टिव हमारे पास। आईआर एक्टिव कब होगा हमारा कोई भी कंपाउंड, कि जब स्ट्रेचिंग मोड की वजह से डाइपोल मूवमेंट के अंदर चेंज आ जाए हमारे पास। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट के अंदर अगर हमारे पास चेंज हो जाए तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, आईआर एक्टिव होगा। और अगर डाइपोल मूवमेंट में कोई भी चेंज ना आए, नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, तो हमारे पास क्या रहेगा, वो आईआर इनएक्टिव रहेगा हमारा। ठीक है, अब देखो स्ट्रेचिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास MCO6 है, हमारे पास कोई भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हमारे पास है। जब हम इसके सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बनाएंगे हमारे पास, ठीक है, और जब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बनाएंगे वहाँ पर तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट में कोई भी चेंज नहीं होता, मीन्स वो क्या है, आईआर इनएक्टिव है। और अगर आईआर इनएक्टिव है हमारे पास, मीन्स वहाँ पर कोई भी बैंड हमें नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास एसिमेट्रिकल जो केस आएगा हमारा, ठीक है, एसिमेट्रिकल केस से क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आईआर एक्टिव होगा और सिंगल वन बैंड मिलेगा हमें। मीन्स जितने भी जो CO6 है हमारे, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे एक तरीके से, और वहाँ से हमें बैंड मिल जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा सिर्फ स्ट्रेचिंग जो मोड है हमारा, उसी के थ्रू हम किसी के भी नंबर ऑफ बैंड नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री हमारी और पॉइंट ग्रुप हमारा, पॉइंट ग्रुप आप लोग ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ोगे। आप लोगों का जो पेपर है तो उसमें ग्रुप थ्योरी, उसमें आप पॉइंट ग्रुप निकालना देखोगे कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पर आपको पॉइंट ग्रुप निकालना नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा आपको पॉइंट ग्रुप बताऊंगी, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी कि कैसे हम यहाँ पर करेंगे। तो जो सिमेट्री है हमारे पास और जो पॉइंट ग्रुप है किसी भी कार्बोनाइल का या किसी भी मेटल कार्बोनाइल का, वो भी वहाँ पर क्या बताएंगे, उसके बैंड को बताएंगे कि कितने हमारे पास बैंड आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं डायरेक्ट, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेटल कार्बोनाइल की जो आईआर बैंड है वो निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो यूज की जाती है टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सेकंड पॉइंट है द नंबर एंड द इंटेंसिटी ऑफ आईआर बैंड ऑफ CO डिपेंड ऑन द सिमेट्री एंड पॉइंट ग्रुप ऑफ द मेटल कार्बोनाइल, कि जो CO की जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी ऑफ आईआर बैंड है ऑफ CO, वो हमेशा डिपेंड करेगी जो मेटल कार्बोनाइल है उसकी सिमेट्री के ऊपर और उसके पॉइंट ग्रुप के ऊपर। उसके अलावा अगर किसी भी मेटल कार्बोनाइल में कार्बोनाइल के अलावा कोई और अदर लीगेंड है हमारे पास, तो वो उसकी ज्योमेट्री को इन्फ्लुएंस नहीं करते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, MCO5L है हमारे पास, या L2 हमारे पास लगा लिया। तो जो
L2 जो है, जो अदर लीगेंड है यहाँ पर, ये इस मेटल कार्बोनाइल की ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करेंगे। जो हम स्ट्रक्चर निकालेंगे, जो ज्योमेट्री निकालेंगे मेटल कार्बोनाइल की, वो किसके थ्रू निकालेंगे? कार्बोनाइल से ही निकालेंगे। जो अदर लीगेंड है, सॉरी यहाँ पर आप L1 कर लो, सिंगल CO5 है ना हमारे पास यहाँ, तो L1 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगी वो कार्बोनाइल की वजह से आएगी। जो एक लीगेंड, जो अदर लीगेंड है, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ IR बैंड प्रिडिक्ट बाय द पॉइंट ग्रुप आर नॉट ऑल ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रा। मीन्स हमारे पास क्या है कि अगर हम IR जो बैंड है, हमने बताया कि IR जो बैंड है वो या तो सिमेट्री बताएगी या फिर पॉइंट ग्रुप बताएंगे कि कितने IR बैंड मिलेंगे। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जितने पॉइंट ग्रुप हमारे पास है उतने ही हमारे पास बैंड मिले। क्यों? देखो, अगर हमारे पास हम देखें कि ये हमारा स्पेक्ट्रा है कोई भी, ठीक है, या फिर सिंगल आप कंपाउंड लगाओ MCO CO 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 और यहाँ पर आपका L और L। देखो, अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट ग्रुप की बात करें तो पॉइंट ग्रुप जो ट्रांस में आपके पास होता है वो D4H आपका होता है। अगर हम यहाँ से देखें D4H हमारे पास है, ठीक है, D4H ले लो या इसी का सिस आप ले सकते हो, मेटल CO लीगेंड, अदर लीगेंड CO CO L एंड CO। अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट ग्रुप आपका होता है C2V आपके पास। अगर C2V पॉइंट ग्रुप से हम देखें, मीन्स हमारे पास C2V के अंदर सिंपल 2 पॉइंट ग्रुप हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है हमारे पास कि C2V के पास सिर्फ 2 ही पॉइंट आएंगे, 2 ही बैंड आएंगे हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम हमेशा देखेंगे कि जो लीगेंड है हमारे पास वो कितने प्लेन के अंदर है। सेम प्लेन के अंदर जितने भी जो कार्बोनाइल होंगे वो एक हमारे पास बैंड देंगे। मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी पॉइंट ग्रुप में कुछ ऐसे कार्बोनाइल भी आएंगे जिनकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, और सेम इंटेंसिटी वाले जो पीक बनाएंगे वो एक ही पीक बनाएंगे हमारे पास। तो ये कंपलसरी नहीं है कि जितने पॉइंट ग्रुप हमारे पास होंगे उतने ही बैंड हमारे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है हाईली सिमेट्रिकल मेटल कार्बोनाइल्स गिव लोअर नंबर ऑफ IR बैंड। हाई सिमेट्रिकल मेटल कार्बोनाइल कौन से हो गए? ऑक्टाहेड्रल हमारे पास, टेट्राहेड्रल एंड DH हमारा। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? हाई सिमेट्रिकल मेटल सिमेट्री हैं किसी भी मेटल कार्बोनाइल के अंदर। तो जो ये हाई सिमेट्रिकल मेटल कार्बोनाइल है ये हमेशा किसी भी मेटल कार्बोनाइल में 1 बैंड ही रिप्रेजेंट करेगी आपकी। जैसे क्या है, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल क्या देता है? सिंगल 1 बैंड देगा आपका, और वो किसकी वजह से होता है? एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट की या स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। सेम D4H पॉइंट ग्रुप हो गया, D3H पॉइंट ग्रुप हो गया, DH के जितने भी पॉइंट ग्रुप आएंगे सभी में क्या मिलेगा? हमें 1 बैंड मिलेगा। ये आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि अगर आपको पॉइंट ग्रुप पता चल गया है तो वहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि किसी भी कंपाउंड में हमारे पास कितने बैंड आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर भी क्या रहेगा आपका? हमेशा 1 बैंड मिलेगा। उसके अलावा कुछ ये पॉइंट हैं, देखो इसमें एग्जैक्ट नहीं है, आप किसी भी कंपाउंड की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने आपके बैंड मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू बनाया है थोड़ा सा कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो कितने बैंड आपको मिलेंगे वहाँ पर। CS मीन्स आपके पास अगर किसी भी मेटल कार्बोनाइल के अंदर सिर्फ सिमेट्रिक प्लेन हो आपके पास, देखो आइडेंटिटी प्लेन सभी के अंदर होता है, लेकिन अगर सिमेट्रिक प्लेन वहाँ पर हो तो नंबर ऑफ CO जो होंगे उतने ही आपके पास क्या आएंगे? IR बैंड आएंगे। जैसे कंसिडर करो आपके पास किसी भी मेटल कार्बोनाइल में 3 CO है आपके पास, ठीक है, 3 कार्बोनाइल हैं, तो जो IR बैंड आएंगे, और ये जो तीनों के तीनों कार्बोनाइल हैं ये कहाँ पर है? सिमेट्रिक प्लेन के अंदर है। तो जो सिमेट्रिक प्लेन के अंदर होने की वजह से जो हमें बैंड मिलेंगे IR बैंड, वो भी कितने मिलेंगे? हमें 3 ही बैंड मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास C2V पॉइंट। C2V पॉइंट ग्रुप अगर आपके पास कहीं पर भी आता है तो नंबर ऑफ CO जितने होंगे उतने ही आपके पास क्या रहेंगे? IR बैंड रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें C2V है हमारे पास, तो टोटल कितने कार्बोनाइल हैं? 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास क्या रहेंगे? 4 आपके पास आएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखो 4 मोस्ट ऑफ केसेस में 4 रहेंगे, एक्सेप्शन कुछ केस है जिसके अंदर 3 भी हो सकता है। वो कब होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये लीगेंड है आपस में ये 120 का एंगल बना रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? यहाँ पर
एक प्लेन के अंदर हो गए हमारे पास, और इनकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अपने स्पेस से थोड़ा सा अलग चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये अबव दी प्लेन है हमारे पास, तो वन तो बैंड हमें यहाँ से मिल जाएगा, वन बैंड हमें यहाँ से मिल जाएगा, एंड वन बैंड हमें यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए, 3 केस आ गए, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ से हमें 3 बैंड मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास CNV। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बोनाइल हमारे पास। अगर ये क्या रहे, एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या रहे, 3 अगर रहता है, तो हमारे पास क्या रहेंगे, नंबर ऑफ IR जो बैंड है वो क्या होंगे, N-1 हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, MCO3L3, तो ये क्या बनाएगा, फेसियल और मेरिडोनियल 2 स्ट्रक्चर हमारे पास बनाएगा। तो जो फेसियल हमारे पास मीन्स जो सिस हमारे पास रहता है किस तरीके से, MLLL, और यहाँ पर आपके पास CO एंड CO आपके पास, ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप आपका यहाँ पर क्या है, C3V है, मीन्स N क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, N-1, 3 - 1 आपका, तो क्या हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर हमें कितने बैंड मिलेंगे, 2 बैंड मिलेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो आपकी बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट है हमारे पास MCO6, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये क्या है, हाईली सिमेट्रिकल है। तो ऑक्टाहेड्रल आपके पास अगर कहीं पर भी पॉइंट ग्रुप मिले तो वहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 बैंड मिल जाएगा। नेक्स्ट है MCO5L आपके पास। अब देखो जो ये वाला लीगेंड है यहाँ पर L, इसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो पॉइंट ग्रुप हमारे पास क्या आएगा, इसका C4V आएगा हमारा। अब देखो बैंड अगर C4V है हमारे पास, बैंड कितने बनेंगे यहाँ पर, देखो C4V है, अगर n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है आपकी तो N-1 आप करोगे, ठीक है। तो 5 - 1 आप करते हो तो 4 आपके पास मिलते हैं, ठीक है। तो ये रूल आपका यहाँ पर नहीं अप्लाइड हो रहा है। मैंने ये पॉइंट ग्रुप जो बनाए थे, देखो ये मोस्ट ऑफ केसेस में फॉलो नहीं करेंगे, कुछ केसेस में फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, वरना ऑलमोस्ट सभी केसेस फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर ये फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू पता चलेगा, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना बैंड है। वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी से आपको आइडिया होगा कि कितने बैंड यहाँ पर आएंगे आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस लीगैंड को हटा दें तो हमारे पास ये 5 कार्बोनाइल हमारे पास बचे। अब इन कार्बोनाइल को देखें तो 1 CO 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 एंड CO, ये किस तरीके से है, ये जो 4 CO है, जैसे ये आपका पेज है, एक CO आपका यहाँ पर है, इधर है, एक आपका इधर हो गया, एक आपका नीचे हो गया, ठीक है, एक इधर हो गया, मीन्स सेम प्लेन हो गया। तो सेम प्लेन है तो ये 4 के 4 क्या देंगे, 1 हमें यहाँ पर बैंड देंगे, ठीक है। और ये वाला कहाँ है, अबव दी प्लेन है, अबव दी प्लेन है तो यहाँ पर कितने बैंड देगा हमें, 1 बैंड। तो टोटल जो हमारे बैंड मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। कुछ केसेस में 3 भी आ सकता है, तो वो एक्सेप्शन केस है, वरना ऑलमोस्ट आप 2 ही रखो इसके अंदर, ठीक है। उस नेक्स्ट है हमारे पास MCO4L2 हमारे पास। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ट्रांस और सिस 2 हमारे पास आइसोमर फॉर्म होते हैं। अगर हम बात करें ट्रांस की तो ट्रांस में हमारे पास क्या है, D4H पॉइंट ग्रुप आता है, और अगर D4H है, DH पॉइंट ग्रुप है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, 1 बैंड मिलता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिस की, सिस मतलब हमारे पास है एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल पे चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, C2V पॉइंट ग्रुप है हमारे पास, और C2V पॉइंट ग्रुप में जितने नंबर ऑफ कार्बोनाइल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ बैंड हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 4 बैंड मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक 3 के लिए दे रखा है, इधर जो ट्रांस CO है हमारे पास, ट्रांस वाला जो CO लिगेंड है लीनियरली कोलिनियर अगर हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, 3 बैंड मिल जाएंगे। कोलिनियर होने की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, और जो हमारे पास पीक मिलेगी वो कितनी हो जाएंगी, हमारी 3 पीक हो जाएंगी वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास MCO3L3, इसमें हमारे पास फेसियल और मेरिडोनियल 2 बनेंगे हमारे पास, सिस और ट्रांस की फॉर्म एक तरीके से। तो फेसियल
का जो है हमारे पास, ये मैं C3V में एग्जांपल ले चुकी हूँ। यहाँ पर क्या होता है n-1 हमारे पास, n-1 है मीन्स हमारे पास कितने हैं 3 कार्बोनाइल हैं, तो 3-1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास CO, यहाँ पर भी वही है, मेरिडोनियल का है। मेरिडोनियल यहाँ पर अगर हम देखें तो सिमेट्री हमारी किसके थ्रू आ रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल प्लेन के थ्रू हमारे पास आती है, तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा C2V हो जाएगा हमारा। और C2V है तो जितने नंबर ऑफ कार्बोनाइल हमारे पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ बैंड आएंगे, मीन्स हमारे पास क्या होंगे 3 होंगे। और वही कोलिनियर का अगर केस आ जाए तो वहाँ पर बैंड कितने हो जाएंगे, वो 2 में हो जाएंगे। लेकिन आप 3 ही करना यहाँ पर, ठीक है, 2 का केस लेके मत चलो। यहाँ पर आप सिंपल अपना ध्यान रखो, अगर C2V आपके पास पॉइंट ग्रुप है तो आपको 3 बैंड मिलेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है MCO5 आपके पास। MCO5 की अगर बात करें, अब यहाँ पर देखना MCO5 है आपके पास, पॉइंट ग्रुप क्या है D3H है आपके पास। अगर हम यहाँ पर देखें D3H हुआ हाई, जो सिमेट्रिकल पॉइंट होते हैं वहाँ पर हम बताते हैं कि 1 बैंड मिलेगा, हमें ये बात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने IR बैंड हैं, 2 बैंड मिल रहे हैं हमारे पास। ये बात मैं पहले कह चुकी हूँ, एक्सेप्शन केस आते हैं वो ध्यान रखना आपने। अब यहाँ पर क्या है, देखो 2 बैंड यहाँ पर कैसे मिले हैं, ये क्या है प्लेन है हमारे पास, तो जो ये तीनों कार्बोनाइल है ये क्या है सेम प्लेन के अंदर है। ये वाले क्या है अबव और बिलो, ये दोनों के दोनों सेम प्लेन में है, मीन्स एक बैंड तो हमें इन तीनों कार्बोनाइल की वजह से मिलेगा, और जो एक बैंड है ये हमें इन कार्बोनाइल की वजह से मिलेगा। तो टोटल बैंड हमें कितने मिलेंगे, यहाँ पर 2 बैंड मिलेंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है MCO5L हमारे पास। इसमें हमारे पास एक्जियल और इक्वेटोरियल 2 आइसोमर फॉर्म होते हैं। एक्जियल की अगर हम बात करें तो एक्जियल के अंदर पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C3V पॉइंट ग्रुप होता है। और C3V में वही हम अपना रूल फॉलो करेंगे, अगर n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो n-1 हमारे पास हो जाएगा। और अगर n-1 है तो टोटल कार्बोनाइल कितने हैं 4 हैं यहाँ पर, तो 4-1 हमारे पास कितने आ जाएंगे 3 बैंड हमारे पास आ जाएंगे। इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में हमारे पास क्या है C2V पॉइंट ग्रुप है, क्योंकि वही क्या है अगर हम यहाँ से डालेंगे, एक तो क्या है सेंटर सिमेट्री प्लेन है हमारे पास, और दूसरा क्या है वर्टिकल प्लेन हम यहाँ पर डालेंगे, तो दोनों के अंदर हमारे पास क्या C2V पॉइंट ग्रुप आएगा हमारा। C2V पॉइंट ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या रहता है, जितने नंबर ऑफ कार्बोनाइल होंगे उतने ही नंबर ऑफ बैंड हमें मिलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितने कार्बोनाइल हैं 4 कार्बोनाइल हैं, तो 4 बैंड हमें यहाँ पर मिल जाएंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास MCO3L2 हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है एक्जियल है हमारे पास, और एक्जियल इक्वेटोरियल पोजीशन 2 आइसोमर हमें बनेंगे। तो एक्जियल के अंदर जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है हमारा प्लेनर के अंदर है D3H है, और D3H में हमारे पास क्या आएगा 1 प्लेन आएगा। देखो यहाँ पर अगर दोनों जगह कार्बोनाइल होता तो 2 बैंड हमें मिलते, लेकिन मैंने बताया कि जो अदर लिगेंड होते हैं कार्बोनाइल से वो कभी भी ज्योमेट्री को नहीं बताते हैं, बैंड नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लिगेंड कोई भी बैंड नहीं देंगे, मीन्स हमारे पास इन तीनों कार्बोनाइल की वजह से क्या आएगा सिंगल 1 बैंड हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्जियल इक्वेटोरियल में हमारे पास क्या है ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, ये सिमेट्रिक प्लेन है हमारे पास। और सिमेट्रिक प्लेन के अंदर हमारे पास क्या होता है जितने नंबर ऑफ कार्बोनाइल होंगे उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड हमें मिलेंगे, बैंड मिलेंगे सॉरी। तो कितने कार्बोनाइल हैं 3 कार्बोनाइल हैं, तो कितने बैंड हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 3 बैंड मिल जाएंगे। नेक्स्ट है MCO4 हमारे पास। MCO4 की अगर बात करें तो MCO4 क्या बनाएगा टेट्राहेड्रल बनाएगा। टेट्राहेड्रल जब भी आपके पास आएगा तो सिंपल सी बात है कितने बैंड आपको मिलेंगे 1 बैंड आपको मिलेगा। नेक्स्ट है MCO3L आपके पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट ग्रुप आपका क्या आएगा C3V आएगा, और अगर C3V होता है तो क्या है n-1 मीन्स 3-1, तो आपके पास क्या आएगा 2 यहाँ पर आपके पास बैंड आएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो हायर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर हम जहाँ पर बात कर रहे थे, जैसे अगर हम एग्जांपल ले MCO2L2 हमारे पास है, देखो MCO2L2 है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर
जो MCOL2 है हमारे पास, ये एक तो क्या रहेगा आपके पास, बैंड स्ट्रक्चर में रहेगा आपका, एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, ठीक है। मीन्स जितने भी जो हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी जो हायर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बोनाइल होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ IR बैंड के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर MCO2 की बात करें हमारे पास, तो MCO2 के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, बैंड या लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। लीनियर स्ट्रक्चर है हमारे पास, हाई सिमेट्री है, हाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, और हाई एक्सिस सिमेट्री है तो कितने कार्बोनाइल, 2 कार्बोनाइल है, तो बैंड भी हमें कितने मिलेंगे, 2 बैंड हमें मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हम IR एक्टिव या इनएक्टिव का अगर हम केस देखें तो वो कैसे है हमारे पास, देखो M L L, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट देख रहे हैं स्ट्रेचिंग की वजह से, CO एंड O हमारे पास। तो देखो यहाँ पर क्या है, इधर हमारे पास स्ट्रेचिंग हुआ रिजल्टेंट इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डाइपोल मूवमेंट में हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा हमारे पास, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे हमारे पास, ठीक है, एक तरीके से मीन्स हम कह सकते हैं, देखो मैं दोनों केस आपको बताऊंगी। यहाँ पर इधर जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, ये इधर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हमारे पास हो रहा है यहाँ पर, तो जो रिजल्टेंट है वो कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, यहाँ पर जीरो तो होगा नहीं। अगर हमारे पास रिजल्टेंट जीरो हो जाए जहाँ पर, मीन्स वहाँ पर डाइपोल मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं आए, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट में चेंज जीरो नहीं है, मीन्स हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया हमारे पास। सेम इसी केस में M L CO यहाँ पर ये इधर अगर हमारे पास जा रहा है तो अब भी क्या आ रहा है, कुछ रिजल्टेंट हमें मिल रहा है हमारा, ठीक है। तो जो MCO2 हुआ, MCO2L2 हमारे पास हुआ, दोनों में जब हमारी जो स्ट्रेचिंग है, MCO जो बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग हो रही है वहाँ पर डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है, मीन्स दोनों के दोनों क्या है, ये IR एक्टिव है हमारे पास। ये किसका केस हो गया, बैंड का केस हो गया। बात करते हैं अगर लीनियर के केस की, तो लीनियर के केस में क्या हो जाएगा, MCO हमारे पास, एक CO हमारा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ट्रांस के अंदर है। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 1 मीन्स अब जब लीनियर आएगा एक दूसरे के ट्रांस में है, तो जो रिजल्टेंट है वो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मीन्स डाइपोल मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं है हमारे पास। तो ये कैसा हो गया, IR इनएक्टिव हो गया हमारा, ठीक है। सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, MCO CO L एंड L हमारे पास। अब देखो ये इधर हमारे पास चार्ज का मूवमेंट, ये इधर, अब क्या है हमारे पास, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिल रहा है, मीन्स डाइपोल मूवमेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है स्ट्रेचिंग की वजह से। तो ये हमारा क्या हो गया, IR एक्टिव हो गया हमारा। तो ये किसका केस हो गया, सिमेट्रिक का केस हो गया। ये कैसा हो गया, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गई हमारे पास। तो अगर हम लीनियर की बात करें तो जो एनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो हमारी क्या रहती है, IR एक्टिव होती है। लेकिन अगर हम बैंड में देखें तो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों की दोनों क्या होती है, हमारी IR एक्टिव होती है हमारे पास। एक्टिव और इनएक्टिव का हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको रिजल्टेंट मिल रहा है वहां पर, तो वो आपका क्या रहेगा, IR एक्टिव रहेगा। और अगर आपका रिजल्टेंट जीरो है, मीन्स डाइपोल मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, तो वो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स थे कुछ आपके, जिसके थ्रू आप क्या देख सकते हो, सिमेट्री ऑफ मेटल कार्बोनाइल आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। देखो अगर सिंथेसिस की बात करें मेटल कार्बोनाइल की, तो मेनली 3 मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनाइल का सिंथेसिस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें
तो जितने भी जो कार्बोनाइल है, यूजुअली मेटल कार्बोनाइल को फॉर्म करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका इंट्रैक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और हमें क्या मिल जाते हैं, मेटल कार्बोनाइल मिल जाते हैं। जैसे अगर हम गैस देखें, निकल हमारे पास NiCO4 कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास, और हमें क्या मिल जाएगा, NiCO4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, निकल टेट्रा कार्बोनाइल हमें मिल गया है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल है उसको अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डायरेक्ट हीट करवाते हैं या फिर कंट्रोल कंडीशंस के अंदर अगर ट्रीट करवाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, मेटल कार्बोनाइल मिल जाएंगे। अगर हम निकल टेट्रा कार्बोनाइल की बात करें तो ये काफ़ी टॉक्सिक होता है हमारा, ठीक है, टॉक्सिक है हमारे पास, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, -70 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 43 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, और भी काफ़ी है, जैसे Fe हो गया, आयरन को सीधा हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, टेम्परेचर हमारा 200 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास, तो हमें क्या मिल जाएगा, फेरस पेंटाकार्बोनाइल हमारे पास। ठीक है, तो जितने भी हैं ये भी क्या होता है, हमारा टॉक्सिक होता है। देखो हमेशा ध्यान रखो, ऑलमोस्ट जितने भी मेटल कार्बोनाइल होते हैं सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं, और यही मेन रीजन है। निकल टेट्रा कार्बोनाइल तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए जब भी हम लैब में भी यूज करते हैं तो कभी भी डायरेक्ट स्किन पे या फिर बॉडी के ऊपर इसको इफेक्ट नहीं करने देते, वरना बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इतना अगर सिंपल हम उस एनवायरनमेंट में भी रहेंगे तो वहाँ से भी स्किन में बर्न होना स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है ये हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हम कोई भी ट्रांजिशन मेटल लेंगे, उसको कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाएंगे और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मेटल कार्बोनाइल मिल जाएगा। सेकेंड जो हमारा सिंथेसिस है हमारे पास, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल है हमारे पास कि जितने भी जो बाइनरी हमारे कार्बोनाइल हैं उनको बनाने के लिए हम रिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं मेनली। और जो रिडक्टिव, इसमें क्या है, जितनी भी जो हमारी एक्टिव मेटल हो गई, जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया हमारे, उसके अलावा ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया H2 हमारे पास, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया हमारे पास, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, H2 हमारे पास हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, उसके क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं कि कोई भी मेटल हैलाइड लेंगे या मेटल एसीटेट लेंगे या फिर ऑक्साइड लेंगे, और उनको हम क्या करवाएंगे, इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मेटल कार्बोनाइल मिल जाएगा। जैसे हम क्या लेंगे, मेटल हैलाइड हमने लिया, एक कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, साथ में हमने क्या लिया, कार्बोनाइल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हमने यहाँ पर, और हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और C6H6 हमारे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल कार्बोनाइल मिल जाएगा हमारा, AlCl3 हमारे पास। ठीक है, और भी कितने भी हम ले सकते हैं। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, हैलाइड का। सेम ऐसे ही एसीटेट हम ले सकते हैं, MnOAc हम यहाँ पर लेंगे, प्लस में कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम हमने ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, और टेम्परेचर हमारा 165 डिग्री सेल्सियस, 240 बार हमारा प्रेशर यहाँ पर एक, और DME, ठीक है, डाइमिथाइल इथाइल हमारे पास क्या हो जाएगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा, और हमें क्या मिलेगा, Mn की ट्वाइस CO10 हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसीटेट, जो मेटल एसीटेट हैं उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल कार्बोनाइल फॉर्म कर सकते हैं, प्लस में 4NaOAc हमें। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। उसके अलावा क्या है, मेटल ऑक्साइड जो हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल कार्बोनाइल बना सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं तो वहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट्स यहीं यूज करते हैं। जैसे आपके पास क्या है, COO आपके पास, ठीक है, प्लस
जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अब ये क्या करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, 1900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा आपका, और आपका क्या बना देगा, CO2 CO8 प्लस में 2 CO2 आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्साइड के केस में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या करेगा, सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा आपके पास। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो ओस्मियम ऑक्साइड का, प्लस में 24 CO आपका यहाँ पर MEOH मिथाइल हाइड्रोक्साइड आपका कैटलिस्ट है जे, 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा एंड 75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, OH3CO12 आपका। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, रिड्यूसिंग कार्बोनाइलेशन। उसके अलावा थर्ड जो मेथड है आपका, उसमें क्या है कि लोअर जितने भी जो कार्बोनाइल हैं आपके पास, लोअर जो कार्बोनाइल हैं, जैसे आपके पास लोअर क्या हो गए, सिंपल आपका हो गया FeCO5 आपका हो गया। ठीक है, तो जो सिंगल आपके लोअर जो कार्बोनाइल है उनको अगर हम क्या करें, सिंथेसाइज करें थर्मल और फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ पर हम क्या बनाते हैं, हायर कार्बोनाइल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे FeCO5 है, इसका हम क्या करेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर थर्मल रिएक्शन के थ्रू, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फोटोकेमिकल में अगर हम देखेंगे तो Fe2CO9 प्लस CO हमें मिल जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम थर्मल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Fe3CO12 प्लस 3CO हमें मिल जाएगा। इस तरीके से मीन्स जो हमारे लोअर जितने भी कार्बोनाइल होते हैं उनको हम थर्मल या फोटोकेमिकल सिंथेसिस के थ्रू हायर कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेनली ये 3 हमारे पास क्या थे, मेथड थे जिनसे हम किसी भी मेटल कार्बोनाइल को सिंथेसाइज कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनाइल। देखो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जो कलर है मेनली वो क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल कार्बोनाइल की। अगर हम बात करें मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, ठीक है, जितने भी मोनोन्यूक्लियर जो कार्बोनाइल्स हैं हमारे, जैसे क्या हो गया, निकल टेट्रा कार्बोनाइल हो गया हमारा, FeCO5 हो गया हमारा, आयरन फैमिली के जितने भी जो कार्बोनाइल हैं, CO5 हो गया हमारा, OSCO5 हमारे पास हो गए, सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, जितने भी जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा जितने भी जो कार्बोनाइल बचे वो सारे के सारे क्या रहते हैं, सॉलिड होते हैं। मीन्स जो हमारे पास क्या रहते हैं, पोलियोन्यूक्लियर कार्बोनाइल हुए या फिर इनके अलावा जो रहते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। सेकेंड, अगर हम बात करें मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड की तो ये क्या रहते हैं, या तो कलरलेस रहेंगे, कलरलेस, या फिर फेंटली कलर्ड रहेंगे, वो हल्के कलर के रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल होंगे सारे के सारे क्या रहते हैं, कलर्ड रहते हैं। हमारे कार्बोनाइल्स क्या रहते हैं, कलर्ड रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी भी कार्बोनाइल की या फिर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करती है, तो जो कब जैसे जैसे हम कह सकते हैं इंक्रीज इन मेटल एटम, तो क्या होगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल। ठीक है, और अगर इंटेंसिटी चेंज आएगा तो वहाँ से उनका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम आयरन की बात करें, FeCO5 है हमारे पास, ठीक है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है हमारा। ठीक है, बात करें Fe2CO9 की अगर हम बात करें तो ये कैसा और कैसा रहता है, लिक्विड रहता है ये हमारा रूम टेम्प। ठीक है, उसके बाद अगर Fe2CO9 की बात करें तो ये हमारा रहेगा गोल्डन येलो,
गोल्डन येलो रहेगा और कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर के बाद। उसके बाद Fe3CO12 हमारे पास है, तो ये इसका कलर कैसा रहेगा, डार्क ग्रीन कलर है इसका, और कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम कार्बोनाइल में इंक्रीज इन मेटल का एटम, देयर इज इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल, ठीक है। और जैसे जैसे पॉलीन्यूक्लियर की इंटेंसिटी चेंज होगी तो वहाँ से कलरलेस जो कार्बोनाइल है वो क्या करेगा, कलर्ड कार्बोनाइल में चेंज हो जाएगा, और जो लिक्विड है वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल होते हैं सारे के सारे क्या रहते हैं, वोलेटाइल होते हैं हमारे, ठीक है, हाईली वोलेटाइल होते हैं, और कैसे नेचर है, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियर जो हैं वो इतने वोलेटाइल नहीं है, टॉक्सिक नहीं होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनाइल। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।